तो आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनीवेयर, मतलब जहाँ भी आप ऑब्जर्वर को या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मानना चाहें वहाँ से आप कैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने 2 फार्मूले निकाले थे। तो आज जो है हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे कि किसी मतलब 2-3 बॉडीज़ है मान लो, तो उनका सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहीं किसी पोजीशन पे लाई करता था। फिर वो 2-3 बॉडीज़ मूव करने लगी, मतलब कोई बॉडीज़ लेफ़्ट में चली गई, कोई राइट में चली गई, मतलब ऐसे मूव करने लगी। तो उनके मूव करने से सेंटर ऑफ मास में क्या मतलब मोशन होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो वगैरह वगैरह हम उसके लिए फॉर्मूले निकालेंगे बहुत इजीली। आप ये हम करेंगे जो हमने डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं उसका जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसे ही हम बस मैथमेटिकली डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग वेज से और इजीली अपने फॉर्मूले निकाल लेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं COM लिख दूंगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने पिछले ही क्लास में डिराइव किया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस सो ऑन, मतलब कितने भी हो सकते हैं। मैं वहाँ पे 3 पार्टिकल्स लेके किए थे और फिर समेशन ऑफ ऑल द मासेस इन दैट सिस्टम, तो m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो अब आप इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब तो आता ही होगा। तो इंडिपेंडेंटली इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास क्या बनता है वो देखो। तो मास तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कैसे, डी आर वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट किया तो डी आर वेक्टर सी, फिर m1 डी आर वन प्लस m2 डी आर टू एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। तो इनका तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली इन्हें डिफरेंशिएट किया नहीं जा सकता है क्योंकि ये वेरिएबल हो ही नहीं सकते हैं। तो अब ये जो है डी, ये इसमें क्या चेंज दर्शा रहा है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये क्या चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये क्या दर्शा रहा है चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन RC इज इक्वल टू m1 चेंज इन R1 प्लस m2 चेंज इन R2 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ऐसे ही m3 चेंज इन R3 प्लस m4 चेंज इन R4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो ये किसके लिए हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हो गया, सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली एप्लीकेबल है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सब आपको याद रखना है जो भी मैं यहाँ पे निकालूंगा। तो पहला जो था, जैसे हमने काइनेमेटिक्स भी जब हम करते हैं तब उसमें पहले डिस्प्लेसमेंट फिर वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन पे जाते हैं, तो सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, इसे इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट किया। अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे, मैं क्या सीधा इधर कर देता हूँ क्योंकि उतना तो आप खुद भी समझ जाओगे। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, dRC/dt प्लस m1 dR1/dt प्लस m2 dR2/dt प्लस m3 dR3/dt एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो ऐसा हो जाएगा। तो वो dR/dt ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो उसे हम वेलोसिटी कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
ये वेक्टर में होता है, सब कुछ वेक्टर में हम लेते हैं, हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो ऐसे सिंपली आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे वेलोसिटी के लिए आ गया, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए आ गया। मैंने हेडिंग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डाल दी थी, उस पर ध्यान मत देना, लेकिन वेलोसिटी भी इससे सीधा आ जा रहा है। तो अब ये जो है इसे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, डी वी सी बाई डी टी प्लस m1 प्लस m2 डी वी टू बाई डी टी प्लस m3 डी वी थ्री बाई डी टी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सलरेशन होता है। तो हम इजीली वैसे भी लिख सकते हैं, अगर हम या इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करो, या ऐसे भी कह सकते हो कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे भी एक्सेलरेशन का ही रिजल्ट मिलेगा, और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे भी एक्सेलरेशन का ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसे अगर डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास सेम टू सेम एक्सेलरेशन का भी आ जाएगा कि m1a1, ये सब वेक्टर है, m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। देखिए ये हमारे 3 फॉर्मूले आ गए। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, और इन दोनों को भी हम थोड़ा अच्छे से अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वो लास्ट पेज पे करता हूँ। पहले हम ये वेलोसिटी वाले को देखते हैं, इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो हमने वेलोसिटी के लिए निकाला था, इसका एक बार ज़रा न्यूमरेटर आप ध्यान से देखना। हो सकता है कि किसी का पहले ही ध्यान चला गया हो इस चीज़ पे, लेकिन एक बार न्यूमरेटर को देखो। ये चीज़ क्या दिखा रही है, m1v1। ये mv कुछ याद है आपको, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी इनटू इट्स वेलोसिटी क्या होता था, मोमेंटम। तो इसे हम p1 कह सकते हैं, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ फोर्थ पार्टिकल, प्लस ऐसे ही करते करते पूरे सिस्टम का जितना भी मोमेंटम होगा वो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी नेट। नेट से हम क्या दर्शा रहे हैं कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम, या पी सिस्टम लिख तो कुछ ये नहीं है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। तो उन सब का मान लेते हैं कि मास जो है कैपिटल M के इक्वल है। उन सब का जब आपने सम किया तो आपको कैपिटल M मिला, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मानने में। तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक और एक्सप्रेशन आ गया है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। और ऐसे ही आपको अगर सिस्टम का मोमेंटम निकालने बोल दिया जाए तो आप इससे और भी एक एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मैं यहाँ पे सिस्टम कह देता हूँ, इज इक्वल टू नेट मास ऑफ द होल सिस्टम, मतलब सिस्टम में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके मास का समेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया, इस पे हमने चर्चा कर ली। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास बनी, ये दोनों भी इक्वेशंस याद होनी चाहिए, आप इजीली कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। वेलोसिटी के लिए देख लिया। अब जो एक्सेलरेशन के लिए हमने निकाला था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में, अभी से ऑब्जर्व करो। अब तो कोई अंधा बच्चा भी होगा वो भी बता देगा कि ये क्या है, फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड पार्टिकल प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्थ पार्टिकल प्लस सो ऑन अपॉन समेशन ऑफ मासेस, जिसको हम कैपिटल M ऊपर भी कह रहे थे, इधर भी कह देंगे, क्या दिक्कत है। तो इससे पूरे को आप क्या कह सकते हो, फोर्स एक्टिंग ऑन द होल सिस्टम और F नेट अपॉन समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम, समेशन ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। तो ये एक हो गया हमारे पास, एक और एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। लेकिन इससे भी बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, इससे भी बढ़िया अगर आप एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करो तो खुद का अगर आप
थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये F1 क्या दर्शा रहा है कि M1 पार्टिकल जो है उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस से मेरा क्या कहना है, मतलब M2 जो M1 पे लगा रहा है, M3 जो M1 पे लगा रहा है, या बाहर से भी कोई फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बाहर से लग रहा है तो वो भी एक तरीके का एक्सटर्नल फोर्स हो गया। वैसे वो कंजर्वेटिव होता है, वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन वो भी एक तरीके से एक्सटर्नल एजेंट हो गया। तो जो M2 M1 पे लगा रहा है, M3 M1 पे लगा रहा है, M4 M1 पे लगा रहा है, वो सब फोर्सेस इस वाले एक्सप्रेशन में छुपे हुए हैं। तो सिमिलरली M2 को देखो, M2 जो फोर्स M1 पे लगा रहा है, जो भी, सॉरी फिर से मैं बोलता हूँ, M2 जो भी फोर्स M1 पे लगा रहा होगा वही बाय एक्शन रिएक्शन पेयर M1 भी जो है M2 पे लगा रहा होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सब फॉलो करते ही हैं, क्योंकि वो लॉ है, वो तो फॉलो करते ही है, यूनिवर्सल लॉ है। तो जो फोर्स M2 M1 पे लगा रहा है वही फोर्स M1 M2 पे लगा रहा है। सिमिलरली जो फोर्स M3 M1 पे लगा रहा है वही फोर्स M1 जो है M3 पे लगा रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल होते हैं बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अपोजिट होता है तो वो पेयर बना बना के जितने भी ऐसे फोर्सेस होंगे पूरे सिस्टम में जो इंटरनल एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, वो सब तो एट लास्ट कैंसिल हो जाएंगे। जब हम उन सब का सम लेंगे तो सारे इंटरनल फोर्सेस जो पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एफ नेट है इसकी वैल्यू जो है लास्ट में बस एक्सटर्नल फोर्सेस ही कंसिडर करके रहेगी। मतलब ये जो एफ नेट है ये लास्ट में बस एक्सटर्नल फोर्सेस का ही समेशन बच जाएगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट उसे एफ एक्सटर्नल अपॉन समेशन ऑफ ऑल द मासेस ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन सिस्टम कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ऐसे भी आप कह सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम पे कितना फोर्स, नेट फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए भी आप कह दोगे कि मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सिस्टम पे जितना भी फोर्स लग रहा है उन सब का जब सम करेंगे तब इंटरनल फोर्स पेयर बना बना के कैंसिल हो जाएंगे और सब एक्सटर्नल फोर्सेस ही बचेंगे। तो ये किसके इक्वल है, एफ एक्सटर्नल के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने पहले तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमने पिछले क्लास में डिस्क्रीट पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सप्रेशन निकाला था, पोजीशन जो होती है सेंटर ऑफ मास के निकालने की उसके लिए, तो उससे हमने पहले तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का वो देखा इंडिपेंडेंटली डिफ्रेंशिएट करके। फिर हमने देखा कि हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, उसे हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर हमने देखा कि जब हमने वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वापस डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ गया। और फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से हमने यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सब यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किए, डिराइव किए। तो इतना तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में समझ में आ गया होगा। अब हमने बढ़िया अच्छी खासी सी हल्की फुल्की तो थ्योरी कवर कर ही ली है, तो अब हम क्या करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं इन सब से रिलेटेड। जो भी हमने पहले पढ़ रखा है वो सब अगर आपको थोड़ी देर बाद देख रहे हो तो रिवाइज़ कर लो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। तो समराइज़ अगर करूँ तो वही मैंने क्या क्या पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फिर मास मोमेंट्स क्या होता है वो हमने देखा था। मास मोमेंट्स तो कभी नहीं पूछा जाएगा, वही उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रॉपर्टी जो थी कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अगर मास मोमेंट्स का समेशन लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी थी। फिर उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में ही जो डिस्क्रीट पार्टिकल या मल्टीपल ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सिस्टम का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन डिराइव किया था, और 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कैसे निकालते हैं वो भी एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो उन सब पे अब हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्टिकल्स दिए हैं। यहाँ पे एक 2 kg का पार्टिकल दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए 2,4। यहाँ पे कोई 1 kg का पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,1। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक 4 kg का पार्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -1।
और ये है ओरिजिन हमारा 0,0। तो यहाँ पे हमें बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, फार्मूला लगाओ आंसर पाओ वाला क्वेश्चन है ये। तो क्या करो, जो फार्मूला पता है वो लगाओ। पहले एक तो क्या कर सकते हो, इसे आई कैप जे कैप करके अब क्या कर सकते हो, पूरा फार्मूला जैसे आप मैंने जो दिया था वेक्टर फॉर्म में उसे यूज़ कर सकते हो, या एक एक कोऑर्डिनेट में तोड़ के, क्योंकि हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वैसे करके भी कर सकते हो। तो मैं पहले ये मैंने क्योंकि फार्मूला जो दिया था वो कंबाइंड के लिए दिया था, इधर मैं क्या कर देता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब एक्स एक्सिस जो भी होगा इनका उसके लिए, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, दोनों के लिए निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम निकालना चाहे तो हम क्या कहेंगे m1। तो यहाँ से शुरू करते हैं, m1 x1 ये 2 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, 2 × 2 प्लस m2 x2 ये 1 kg का है, इसका मास 1 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1। ये m3 4 into its x coordinate that is given 2। तो यहाँ पे ये सब मीटर में है, ठीक है, ये सब मीटर में है और केजी में, मतलब सब एसआई यूनिट में दिया हुआ है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मासेस वैसे भी ग्राम में दिए होते तो भी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि सब एट लास्ट कैंसिल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब समेशन ऑफ मासेस, तो सारे मासेस क्या है 2 1 और 4, तो इनका समेशन क्या होगा 7। अब हमारे पास फाइनली क्या आएगा 4 + 1 + 8 दैट इज़ 13/7। तो हमारा 13/7 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे, 2 × 4 प्लस 1 × 1 प्लस 4 × -1 अपॉन समेशन, तो अभी भी सेम ही 7 ही रहेगा। तो 2 4 = 8, 8 + 1 = 9, 9 - 4 = 5। तो हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5/7 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी गिवन एज 13/7, 5/7 मीटर्स। ऐसे दे सकते हो, वो आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन में जैसे दिया है वहाँ पे टिक कर देना। तो ऑप्शन में हो सकता है इसे वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख लोगे, ये हो गया कोऑर्डिनेट फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में कैसे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैंने यहाँ पे COM लिख दिया, C भी लिख सकते हो, 13/7 I कैप प्लस 5/7 J कैप मीटर। तो ये तरीके से वेक्टर फॉर्म में होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पार्टिकल्स ए और बी दिए हैं जो 200 मीटर से सेपरेटेड है। एक ए का मास जो है वो 80 kg दिया हुआ है और ये बी है, बी का मास 40 kg दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ए और फिर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो पहले तो विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने बोला है, तो डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो फिर तो हम ऐसे कह सकते हैं, मैंने क्या बोला था कि जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसके जो दूसरा मास होता है, ये टू बॉडी सिस्टम का हम जो सेंटर ऑफ मास के लिए जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो कैसा था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उससे जो अलग है, मतलब जो अगर ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बी का मास लिखो, फिर उनके बीच का जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई करो उसे, और फिर न्यूमरेटर में दोनों के मासेस का समेशन। तो ए का अगर हम ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लिखेंगे मास ऑफ बी दैट इज़ 40 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज़ 200 अपॉन देयर समेशन, मतलब 80 + 40, तो वो आ जाएगा हमारे पास 120। तो 0 0 यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे,
ये 4 3 ज़ा 4 5 ज़ार, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 200/3। तो 200/3 मीटर्स। तो यह आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। और अगर ये नहीं याद रहता, एक बार के लिए मान लो याद नहीं रहा, तो हम ऐसा मान लेंगे कि ए से जो है सेंटर ऑफ मास की दूरी x है, तो यहाँ से कितनी होगी 200 माइनस एक्स, बी से कितनी होगी 200 माइनस एक्स, और डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे। और हम जो सेंटर ये मास मोमेंट की जो प्रॉपर्टी जानते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जब हम दोनों पार्टिकल्स का मास मोमेंट्स लिखेंगे तो उसका सम जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो पहले तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मान लो कि किसी x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस इससे है, इससे कितना होगा फिर 200 माइनस एक्स। तो पहले तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसका मास मोमेंट लिखें तो मास मोमेंट क्या होगा, इसका जो भी मास है 80 और जो डिस्टेंस है वो क्या है x। और फिर क्योंकि हम ये यहाँ से यहाँ ले रहे हैं और ये कहाँ से ऐसे, तो डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर हम लेफ़्ट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, तो माइनस इसका मास 40 इंटू 200 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 0। ये क्या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे भी हमने कोऑर्डिनेट ही निकाला है। और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है सब कुछ, इसलिए उतना चिंता लेने की, वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो 200/3 आई कैप, तो 80x, तो ये क्या होगा आगे देखो 80x प्लस 40x इज इक्वल टू 8000। तो ये हमारे पास 120x इज इक्वल टू 8000 आ जाएगा। तो ये वापस हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 800/12, जो कि होगी 200/3 मीटर। तो ये भी अप्रोच है, दोनों अप्रोच से आप कर सकते हो। फॉर्मूला लर्न है तो वो तो सीधा हो जाएगा, नहीं तो आप एकदम स्क्रैच से भी कर सकते हो। तो सेकंड भी अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो स्क्रैच से यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर्टी यूज़ करके मास मूवमेंट की। और अब सेकंड जो विद रिस्पेक्ट टू बी है, विद रिस्पेक्ट टू बी पूछी है, तो अब विद रिस्पेक्ट टू ए तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो 200 माइनस 200/3 कर दो। अब ये x जो मिला हमें वो 200 मिला, तो अब ये ही डिस्टेंस है ना बी से, जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो ये है, तो ये कितना होगा 200 माइनस 200/3। तो इससे डायरेक्टली कह सकते हैं 200 माइनस 200/3 से, तो 600 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 400/3 मीटर। और फिर ये फार्मूले से अगर चाहो तो उससे भी कर सकते हो। तो विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो ए का मास लिख दो, फिर उनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ 200 वो लिख दो, फिर अपॉन उनका जो सम है, उनके मासेस का जो सम है 80 प्लस 40 दैट इज़ 120। तो ये 0 0 यहाँ से वापस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा वापस 3 और ये 4, तो 4 8 ज़ा 32, तो ये 320/3 मीटर। तो यहाँ पे हमसे शायद कोई मिस्टेक हुई है, 200 माइनस, यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी बहुत सिली सी, ये 18 × 5 सॉरी, ये 400/3 आएगा। तो इससे एक और चीज़ आप देख सकते हो कि मैंने जो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि जो भारी मास होता है उसके पास सेंटर ऑफ मास लाई करता है, तो वो आप देख ही सकते हो कि ए से जो डिस्टेंस है वो 200/3 कम आ रही है, ए से जो डिस्टेंस आ रहा है सेंटर ऑफ मास का वो थोड़ा कम आ रहा है, वहीं पे 400/3 उससे ज़्यादा है, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ज़्यादा है, मतलब ये 80 kg का है ए, जो कि 40 kg से ज़्यादा है, इसलिए ये ए के थोड़ा पास लाई करेगा। तो और क्वेश्चंस लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमें एक सिस्टम दिया है जिसमें ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए का मास 2 kg और ब्लॉक बी का मास 10 kg है। सारी कंडीशंस आइडियल है। आइडियल कंडीशन से हम क्या कहना चाहते हैं कि स्मूथ है सारे सरफेसेस।
तो यहाँ पे हमें बोला है कि इफ़ ब्लॉक ए इज़ मूव टूवर्ड्स राइट बाय 10 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ब्लॉक बी शुड बी मूव्ड सो दैट COM रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन। मतलब ब्लॉक ए को हमने 10 मीटर से आगे की तरफ डिस्प्लेस किया, तो हमें बी को कितना करना पड़ेगा, अब आगे या पीछे वो हमें पता नहीं कहाँ पे करना है, वो हम जो बी देखेंगे उस हिसाब से आ जाएगा वैल्यूज़ का। तो बी को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था वहाँ पे ही रहे, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो रहे, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज ना आए, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहे। तो उसके लिए हमें बी को कितना मूव करना पड़ेगा। तो इजी है ये क्वेश्चन, इजीली आप यहाँ पे मैंने जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला स्टेट किया था, डिराइव किया था हमने, वो फार्मूला आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेल्टा RC ज़ीरो रखना है और फिर इजीली आप ये काम कर सकते हो। तो ठीक है, इस डायरेक्शन को जो है हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं फॉर साइन कन्वेंशन। आप जो चाहो वैसे मान सकते हो, लेकिन उस हिसाब से आपको वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जानते हैं दैट RC इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2, यहाँ पे दो ही है इसलिए मैं इतना ही लिख रहा हूँ, अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे हमें बोला है कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन पे रहे, तो यहाँ पे ये डेल्टा मतलब चेंज इन, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहे, ज़ीरो रहे, सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल पोजीशन पे है। तो अगर वो इनिशियल पोजीशन पे ही रहना चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो ज़ीरो इज इक्वल टू M1R1 क्या है, M1 डेल्टा R1 मतलब M1 इंटू चेंज इन R1 कितना है 10 मीटर, 10 मीटर इन राइट डायरेक्शन में दिया है हमने, राइट डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान रखा है। तो 2 इंटू 10 20 प्लस M2 डेल्टा R2। तो हम मान लेते हैं कि ये आगे कुछ डिस्प्लेस हुआ, हमें पता नहीं आगे या पीछे गया, मैं बस यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने के लिए अभी मान ले रहा हूँ कि ये आगे गया है। तो आगे गया है तो इसका भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हम पॉजिटिव ही मानेंगे। तो M2 क्या है 10 प्लस 10 इंटू R2 हमें पता नहीं, तो यही हमें निकालना है डेल्टा R2 अपॉन M1 प्लस M2 होगा हमारे पास 12, लेकिन ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा 20 इज इक्वल टू -10 डेल्टा R2। तो ये हमारे पास डेल्टा R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 अपॉन -10 दैट इज़ -2 मीटर आ जाएगी। और ये -2 क्या दर्शा रहा है, साइन कन्वेंशन की वजह से ऐसी वैल्यू आई है। -2 बस ये बता रहा है कि ये आगे नहीं गया है, हमने क्या माना कि ये आगे गया है, राइट में गया है, बट ये राइट में नहीं गया है, ये लेफ्ट में गया है, मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी थी उसके मूव करने की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो वो 2 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट गया है, ये माइनस साइन वही इंडिकेट कर रहा है। और लॉजिक से पहले ही आप लोगों ने शायद सोच लिया होगा, नहीं भी सोचा तो सोचो कि आपने ये सोच लिया होगा कि ये इधर जाएगा तभी सेंटर ऑफ मास में कोई ये हो सकता है, मतलब वहाँ पे ही है तो वहाँ पे ही रह सकता है, ये अगर आगे आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास पक्का आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो होप करता हूँ यही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसा कह देते कि इसी क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ कि बी जो है आगे की तरफ 20 मीटर चल गया, 20 मीटर नहीं, कितना ले लो 6 मीटर चल गया, ठीक है। ए आगे की तरफ चला 10 मीटर और बी आगे की तरफ चल गया, मतलब राइट में 6 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो वो भी एक कर लेते हैं, इसमें ही आप नोट कर लेना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है समझे ना, इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमने यहाँ पे ले ली थी इसलिए मैंने वेक्टर साइन भी यहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और सारे इधर ही जा रहे हैं। तो ठीक है, इस टाइम पे ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो आ सकता है, हमें पता नहीं आएगा नहीं, वैसे ऑलरेडी पता है, लेकिन ठीक है ज़ीरो नहीं यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या बोला है कि ये तो 10 से ही आगे गया है और ये भी 6 से आगे गया है, तो क्या लिखोगे
10 से आगे गया है तो ये तो 20 का 20 ही रह जाएगा. मास ऑफ ए इंटू इट्स डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2 इंटू 10 दैट विल बी 20 प्लस 10 इंटू 6 दैट विल बी 60 अपॉन उनका जो समेशन है उनके मासेस का दैट इज 12. तो ये हमारे पास 20 प्लस 60 अपॉन 12 दैट इज 80/12 आ रहा है. 80/12 तो इसे कैसे लिख लोगे? 12 6 72 फिर वापस 8 आएगा तो ऐसे ही 6.66 मीटर से ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा. और क्योंकि ये पॉजिटिव ही आया है मतलब ये भी राइट की तरफ ही डिस्प्लेस होगा. तो ये हमारा आंसर आ गया है. ये 6 ऐसे रिकरिंग है मतलब चलता ही जाएगा 6. तो होप करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. इजी क्वेश्चन था. बस मेन जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है चीज़ का वो है डायरेक्शन का. डायरेक्शन का अगर एक बार के लिए ना भी ध्यान रखो और फिर लास्ट में जो आपकी वैल्यू आएगी उससे आप ये तो कर लोगे कि अगर आपके नेगेटिव में आ रही है तो ये आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो डायरेक्शन मान रखी थी उसके मूव करने की वो उसके अपोजिट में मूव करेगा. तो जैसे हमने यहाँ पे माना कि 10 kg का जो ये ब्लॉक है ये आगे मूव कर रहा था लेकिन हमने जो सारी कैलकुलेशंस की उससे नेगेटिव वैल्यू आई. इससे हमें ये पता चला कि ये आगे नहीं पीछे जा रहा है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे. तो यहाँ पे ये जो सारी वेलोसिटीज़ दी हैं ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दी है. ओरिजिन रेस्ट पे ही है. तो यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है और एक 3 kg का ब्लॉक है. ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये 20 मीटर्स पर सेकेंड से ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के. फिर जो 4 kg का ब्लॉक है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में 10 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है. और एक 3 kg का ब्लॉक है जो ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो उसने एंगल बनाया हुआ है वो है 37 डिग्री. तो हमें बस सिंपली बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो इजीली हम कर सकते हैं. हम क्या करेंगे पहले एक्स कंपोनेंट उसका ढूंढेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का और फिर उसका वाई कंपोनेंट ढूंढेंगे. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? m1v1 प्लस m2v2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन. तो यहाँ पे हमें 3 ही दिए हैं तो क्या होगा vx. तो x डायरेक्शन में जो जो है वो ले लो. तो ये है x एक्सिस के अलोंग. ये तो कंसिडर ही नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा x एक्सिस के अलोंग है ना. तो 2 kg के इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं पार्टिकल को. 4 kg वाले को करेंगे और ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है 3 kg जो 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है उसका एक कंपोनेंट बनेगा तो उसे कंसिडर करेंगे. तो 4 kg वाले का अगर करें तो 4 इंटू -10 इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेंगे. तो 4 इंटू -10 m1v1 4 इंटू -10 प्लस 5 cos 37 डिग्री 5 cos 37 डिग्री इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में तो 3 that is its mass into its velocity in x direction that is 5 cos 37 degree. तो 3 into 5 cos 37 डिग्री और सबके मास का समेशन जितने भी पार्टिकल है सिस्टम में. भले इसका वेलोसिटी नहीं था इस अलोंग इसलिए हमने उसे कंसिडर नहीं किया. 2 इंटू 0 हम लिख देंगे तो 0 ही आ जाएगा. लेकिन उसका मास हम ज़रूर कंसिडर करेंगे क्योंकि नीचे पूरे सिस्टम का मास आता है. तो 2 + 4 6 6 + 3 9. तो ये हमारे पास आ जाएगा -40. 5 cos 37 कितना होगा? cos 37 इज़ 4/5 तो 3 4s are 12 तो +12/9. तो यहाँ आ जा रहा है -40 + 12 इज़ -28/9 मीटर्स पर सेकेंड. तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इस डायरेक्शन में चल रहा होगा और कितने वेलोसिटी से -28/9 मीटर्स पर सेकेंड से उसका जो कंपोनेंट बनेगा वो नेगेटिव x डायरेक्शन में बनेगा. अब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो y डायरेक्शन यानी वर्टिकल. तो वर्टिकल में
ये नहीं कंसिडर होगा क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं वाई डायरेक्शन में। इसका मास ज़रूर कंसिडर होगा लेकिन इसका वेलोसिटी कंसिडर नहीं होगा। जैसे इसका 0 आ गया था वैसे इसका भी 0 आ जाएगा। तो 2 × 20 पॉजिटिव है। इसमें पता है ना, इसे पॉजिटिव मान लेंगे ऊपर और नीचे नेगेटिव मान लेंगे। साइन कन्वेंशन है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज़ बस आपको रखनी पड़ेंगी। तो 2 × 20 और 5 का साइन 37। 5 का साइन 37 क्या होगा? साइन 37 3/5, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 साइन 37, तो प्लस 3 × 5 साइन 37, 5 × 3/5 हमारे पास बच जाएगा 3/9। सम तो अभी भी वही होगा 9। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये 2 × 20 40, 40 + 9 इज 49/9 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ये जो है कुछ ऐसे टाइप का सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा, कुछ ऐसे डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। ऐसे मूव क्यों कर रहा होगा? क्योंकि उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो नेगेटिव x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी आ रही है और उसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा। तो ऐसे कुछ में मूव कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास, यहीं कहीं। हमें वो नहीं जानना है कि कहाँ पे कर रहा है, लेकिन हमें उसकी वेलोसिटी जाननी है। तो अब हमें उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में दोनों में मिल चुकी है। तो हम इजीली अब इसका जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल लोगे? √v(x² + vy²। तो इससे आप इजीली जो फाइनल रिजल्ट होगा वो निकाल सकते हो। मुझे बस समझाना था। तो कैलकुलेशन आगे की मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, जो भी आएगा वो नीचे कमेंट करके बताना, मैं वेरीफाई कर दूंगा कि सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक स्टील रॉड दिया है जिसके दो एंड्स पे 20 kg का एक बॉल और यहाँ पे 40 kg का एक बॉल रखा है। इसका जो लेंथ है वो 4 मीटर है। तो हमें बोला है फाइंड द पॉइंट एट विच 5 kg रॉड मस्ट बी सस्पेंडेड सो एज टू कीप द सिस्टम एज इट इज़। मतलब सिस्टम जैसे वैसे ही रखने के लिए हमें जो सिस्टम को ऐसे ही रखने के लिए हम किस पॉइंट पे सस्पेंड करें इस पूरे सिस्टम को। सस्पेंड करना जैसे कोई स्ट्रिंग पे आप हिंज करके स्ट्रिंग पे आप किसी ब्लॉक को ऐसे लटका देते थे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने बहुत केसेस देखे होंगे, ऐसे हम हिंज कर देते थे। तो वैसे ही हम इस सिस्टम को कैसे हिंज करें कि ये सिस्टम ऐसे का ऐसा ही रहे। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पे कहीं पे तो ऐसे पकड़ूंगा तब ये बैलेंस हो जाएगा, ऐसे गिरेगा नहीं। वो मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है इसलिए जम नहीं रहा है, देखो ऐसे मैं पकड़ूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो वैसे ही इसे हम किसी एक पॉइंट पे ऐसे जब हम किसी स्ट्रिंग से बांध देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा और ना ऐसे होगा, ऐसे टिल्ट होगा, ना ऐसे टिल्ट होगा। या अगर हम इस पर कोई नाइफ ऐसे करके ये कर दें, ऐसे करके उस पर इसको रख दें तो उस पर भी ये बैलेंस हो जाएगा। ये ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और ना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें वही पॉइंट ढूंढना है। वो पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। तो वही क्वेश्चन की लैंग्वेज हम इजीली यहाँ से ब्रेक करके पता कर सकते हैं। तो इसके दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला बहुत ईजी अप्रोच है और दूसरा रिलेटिवली मतलब टफ नहीं है बट थोड़ा लेंदी अप्रोच है। तो यहाँ से फर्स्ट अप्रोच अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें लाइट रॉड दिया होता तो इसका मास हम नेग्लिजिबल मान सकते थे और इजीली इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जहाँ भी लाई करता वहाँ पे हम कह देते कि वहाँ पे जब आप हिंज करोगे तब सस्पेंड करोगे इस पूरे सिस्टम को तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसका भी मास है तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। और क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो यूनिफॉर्म बॉडी के लिए उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। मतलब यहाँ 2 मीटर पे कहीं लाई कर रहा होगा इसका मिड पॉइंट। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा इस 4 मीटर के स्टील रॉड का। तो इधर हम मान सकते हैं कि इसका पूरा मास कंसेंट्रेटेड होगा। तो ये 20 kg का बॉल है, ये 40 kg का बॉल है। तो अब क्या करो, हम इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ये वाले एंड के रिस्पेक्ट में। मान लो ये ए है और ये बी एंड है। तो इन दोनों के
रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, लेकिन मान लो क्वेश्चन में बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू ए वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो विद रिस्पेक्ट टू ए बताओगे तो यहाँ पे आप इजीली जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1, तो ये तो ए पर ही है तो इसका तो ज़ीरो होगा, तो 20 इंटू ज़ीरो तो वो हम नहीं लिखेंगे, और इसका कितना होगा m2r2, ये यहाँ से कितने पे 2 मीटर पे है, तो m2r2 दैट इज़ 50 इंटू 2 प्लस m3r3, तो ये 40 kg का है, और ये कितने डिस्टेंस पे है हमारे रेफरेंस फ्रेम से 4 मीटर पे। और फिर मास ऑफ द होल सिस्टम, तो होल सिस्टम का मास कितना होगा 20 + 50 + 40, 50 + 20 इज 70, 70 + 40 इज 110 हो जाएगा, तो 52 ज़ा 100, 100 और ये कितना हो जाएगा 160, तो 260/110, तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है 26/11 मीटर, और ये कहाँ से है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ पे दूसरा अप्रोच जो है वो मैं यहाँ पे बस बता देता हूँ, वर्बली बता देता हूँ, आप खुद ट्राई करना और मुझे बताना, आपसे होगा तो नीचे कमेंट में लिख देना हाँ मुझसे हो गया। तो यहाँ पे क्या करो, पहले दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालो, दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ भी कर सकता है, 40 kg है तो थोड़ा यहाँ कहीं इसका इन दोनों बॉल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो हम मान सकते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड मास यानी कि जो 40 + 20 60 kg है वो यहाँ ही लाई कर रहा होगा, और इसका जो पूरे स्टील रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे, यहाँ पे हम जानते हैं 2 मीटर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ए के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये 4 माइनस ये करोगे, 4 माइनस सेंटर ऑफ मास का जितना भी ये कोऑर्डिनेट होगा तो वो आपको मिल जाएगा ए के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो, और ये तो यहाँ से 2 मीटर पे ही है, तो आप इजीली जो हमने 2 बॉडी मास सिस्टम के लिए निकाला था उससे आप कर सकते हो। अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करोगे, इसका मास लोगे यानी 60 इंटू वॉट एवर इसका कोऑर्डिनेट लोगे, 60 इंटू वॉट एवर नहीं सॉरी, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो लोगे, और फिर इन दोनों का जो मास होगा वो लोगे, और मास तो 110 के ही इक्वल होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, और फिर इजीली जहाँ से भी आपको निकालने बोला है वो तो आप सब्ट्रैक्ट ऐड करके इजीली खुद भी एनालाइज कर सकते हो, तो वो अप्रोच भी है, बट ये अप्रोच वे बेटर है, इजीली इस अप्रोच से आप ये क्वेश्चन टैकल कर सकते हो बहुत कम टाइम में। तो यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन क्वेश्चन है, 60 kg का एक प्लैंक है, प्लैंक पे 2 बॉयज़ हैं ए एंड बी, ए यहाँ पे डिस्प्लेस होता है राइट साइड में बाय 2 मीटर एंड बी मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट बाय 3 मीटर, मतलब ये यहाँ से 3 मीटर पे चलता है, तो ये रफ सरफेस है यानी कि इसके चलने से ये पीछे जा सकता है, और प्लैंक भी जो है राइट में चलता है बाय 2 मीटर, तो हमें बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। तो यहाँ पे पहले तो सब ने कितना कितना मूव किया वो देखो, तो ये अगर 2 मीटर से आगे जा रहा है तो यहाँ पे हमारा जो प्लैंक है वो भी 2 मीटर से आगे जा रहा है, मतलब ये पहले तो 2 मीटर से आगे जा ही रहा था और ये भी 2 मीटर से आगे जा रहा है, तो इसे एक्स्ट्रा 2 मीटर कवर करना पड़ेगा प्लैंक पे 2 मीटर कवर करने के लिए, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा नेट 4 मीटर हो जाएगा। और ये जो है बॉय बी ये 3 मीटर लेफ़्ट में आ रहा था, 3 मीटर लेफ़्ट में आ रहा था, और इसे प्लैंक पे 3 मीटर कवर करना था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा नेट 1 मीटर हो जाएगा। तो अब आप इजीली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था अभी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस करते वक्त, वो लगा सकते हो कि डेल्टा आर सी इज इक्वल टू m1 इंटू r1, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और इसको नेगेटिव ले लो, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 मीटर चल रहा है, तो 20 इंटू 4 प्लस 60 इंटू प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट इज़ 2, 60 इंटू 2 माइनस 40 इंटू 1, क्योंकि ये लेफ़्ट में जाएगा, 1 मीटर से लेफ़्ट में चल रहा है, और अपॉन इन सब का मास, तो 20 + 40 + 60 दैट इज़
120, तो 24 ज़ार 80 प्लस 120 200, 200 माइनस 40 इज़ 160, तो 200 माइनस 40 160, 160 बाई 120, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है 4/3 मीटर्स, जो है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप इजीली इस अप्रोच से टैकल कर सकते हो। इजीली फॉर्मूला लगाना है, बस आपको क्या ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट्स का, कि प्लैंक पे चल रहा है, तो प्लैंक पे चल रहा है तो वो रिलेटिवली तो 4 मीटर ही उसको यहाँ पे चलना पड़ेगा। जैसे 20 kg का ब्लॉक था, सॉरी बॉय है, तो देखो प्लैंक भी 3 मीटर आगे जा रहा है, प्लैंक 3 मीटर नहीं, सॉरी मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, 2 मीटर से ये प्लैंक आगे जा रहा है, और इससे इस पे कितना चलना है 2 मीटर, तो 2 मीटर से ये तो आगे जा ही रहा है और इसे प्लैंक पे चलना है 2 मीटर, तो ये पहले तो 2 मीटर आगे जाएगा, तो उसे वो भी 2 मीटर कवर करना पड़ेगा और फिर वापस उसे 2 मीटर प्लैंक पे चलना पड़ेगा, तो ये रिलेटिवली पूरा कितना चलेगा 4 मीटर चलेगा। और ये क्योंकि इसका जो आधा डिस्टेंस है 2 मीटर जो है प्लैंक के आगे जाने से ही कवर हो जा रहा है, ये इधर आ जाएगा, तो इसलिए इसे 1 मीटर ही चलना पड़ेगा लेफ्ट में 3 मीटर कवर करने के लिए प्लैंक पे। तो होप करता हूँ ये तो आप इजीली समझ गए होगे, ये लॉजिक से हमने ये कर दिया और यहाँ पे फिर तो इजीली फार्मूला लगा के आंसर हमारा आ जा रहा है।